हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्य राजनीति स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक यूनिट 2 विश्लेषण के दृष्टिकोण frameworks for analysis। अगर आपने यूनिट 1 नहीं लिया तो link description में और टाइटल बना हुआ है, click करके देखिए। और अगर आप इस वीडियो का PDF वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में राज्य राजनीति 5 से भी अधिक दशकों तक नई समस्याओं, प्रक्रियाओं, राजनीतिक शक्तियों से विकसित हुई, जैसा हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। और सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की आवश्यकता पड़ती है। वो आगे हम जानेंगे कि वो कौन से दृष्टिकोण हैं। इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। भारत में राज्य राजनीति 5 से भी अधिक दशकों तक नई समस्याओं, प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक शक्तियों के उद्गम से लक्षान्वित हुई, जिसे हम कह सकते हैं कि इन तरीकों से यह समस्याओं, प्रक्रियाओं व राजनीतिक शक्तियों से विकसित हुई। एक परिवर्तन राजनीति को भारत में राज्य राजनीति के प्रतिमानों का प्रज्ञान, अडॉप्शन ऑफ द पैटर्न, अब जानने के लिए राजनीति वैज्ञानिकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है। राज्य राजनीति के विशेष रूप से कोई मुख्य दृष्टिकोण नहीं है। राजनीति के किसी भी संक्रिय स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय उसके अध्ययनात अभिन्न दृष्टिकोणों को व्यवहार में लाया जा सकता है। आमतौर पर दृष्टिकोणों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उन्हें लागू किया जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके, राज्य राजनीति के अध्ययनात प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए हम उन दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकें और जिन्हें हम लागू कर सकें। इन दृष्टिकोणों का राज्य राजनीति के विश्लेषण दृष्टिकोण के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिकोण। दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। व्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसे हम सिस्टमेटिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आगे क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण और नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण में बटा हुआ है। प्रथम हमने जो पढ़े हैं दृष्टिकोण, व्यवस्थित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यह 70 के दशक में यही दो दृष्टिकोण थे जो प्रबल थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट दृष्टिकोण से, व्यवस्थित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण स्टेट पॉलिटिक्स के विश्लेषण हेतु सर्वाधिक सर्वमान्य रूप से प्रयोग किया गया है। इसे उसके परिवर्तों अथवा यथा संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, आधुनिकरण अथवा विकासात्मक दृष्टिकोणों द्वारा भी जाना जाता है। 70 के दशक में यह दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा प्रबल में था और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 70 के दशक से किया गया है। सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारिक आंदोलन के एक हिस्से के रूप में यह दृष्टिकोण राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों एवं क्रम का अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है। मूल रूप से अमेरिका में यह विकसित हुआ था। यह दृष्टिकोण उन देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे। 1960 में G.A. आमंड एवं J.S. कॉलमन की पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में कहा गया कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों में व्यवस्थित दृष्टिकोण काफ़ी प्रचलित हो गया है। नेक्स्ट है हमारा इस दृष्टिकोण के कुछ मूल अभिलक्षण। राजनीतिक गतिविधियों की इकाई राजनीतिक व्यवस्था होती है और इस राजनीतिक व्यवस्था में आती है राजनीतिक संस्थाएं, दृष्टिकोण एवं प्रक्रियाएं। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न घटक, दृष्टिकोण, संस्थाएं स्वयं को संतुलित एवं प्रतिसंतुलित करती हुई परस्पर अंतःक्रिया, संघर्ष एवं समन्वय करती रहती है और यह प्रक्रिया एक सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण में होती है। जिस तरह हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि क्या क्या प्रक्रियाएं हुई थी, क्या क्या समस्याएं हुई थी अलग अलग दशक में। अनेक विद्वानों ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाया है और इसको संपूर्ण देश की राजनीति के साथ साथ राज्य स्तर की राजनीति के अध्ययन के लिए भी प्रयोग किया गया है। इसके भारत स्तरीय राजनीति हेतु प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है रजनी कोठारी की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें स्टेट पॉलिटिक्स का स्टडी के विशिष्ट कार्य क्षेत्र की मान्यता मिलते ही व्यवस्थित दृष्टिकोण को अनेक
व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा राज्य विशेष अथवा राज्य समूह के अध्ययनों के अवसर पर प्रयोग किया जाने लगा। उन्होंने राज्य राजनीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। इन पहलुओं में मुख्य रूप से शामिल थे राजनीतिक दल, दलों के भीतर स्वार्थी गुट, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह आदि। इन पहलुओं को राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में भी लिया गया। दो विषय जो अध्ययनों के सबसे महत्वपूर्ण अंग गिने जाते हैं वह है राजनीतिक दल एवं राजनीति। जैसा हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि अलग अलग राजनीतिक दलों का उदय हुआ था और दलों के भीतर स्वार्थी गुट हुए थे, जैसे हमने चौधरी चरण सिंह का उदाहरण देखा था। पॉलिटिकल साइंस के कुछ और विद्वान थे पॉल ब्रॉस तथा रिचर्ड रिसन ने व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कांग्रेस का अध्ययन किया था। रिचर्ड रिसन ने कांग्रेस के संस्थानीकरण का अध्ययन किया और आधुनिक संस्था की पारंपरिक जाति व्यवस्था के प्रति अनुकूलता को समझा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कास्ट सिस्टम को। रजनी कोठारी दरअसल कांग्रेस पार्टी का प्रतिकरण कांग्रेस प्रणाली के रूप में कर चुकी थी। कांग्रेस ने अपने भीतर गुटबाजी के प्रति अनुकूलन में लचीलापन दर्शाया था, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड और यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि कांग्रेस के भीतर अपने ही गुट के नेता स्वार्थी गुट के नेता बन चुके थे, जैसे हमने चौधरी चरण सिंह का उदाहरण समझा था। आगे के कुछ व्यवस्थित दृष्टिकोण के व्यवहार संबंधी कुछ उदाहरण हैं। जाति ने समाजशास्त्रियों की तरह राजनीति वैज्ञानिकों का भी ध्यान केंद्रित किया। विकासशील अथवा परंपरागत समाजों को समझने के प्रयास में उन्होंने आधुनिकता एवं परंपराओं के बीच अंतर्क्रिया को पूरी तरह समझने के लिए अलग तरह का परिश्रम किया या बहुत कठिन परिश्रम किया था। आधुनिकता को आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से पहचान मिली, यथा निर्वाचित सरकार, राष्ट्रीय राज्य, आधुनिक नेतृत्व या अभिजात वर्ग, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, पार्टियां, चुनाव आदि, जो कि नव औपनिवेशीकृत देशों के लिए नए थे और ऐसा स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था। ये तो हो गया हमारा आधुनिकता के बारे में, जो हमने विकासशील परंपरागत समाज को समझने के लिए किया था। दूसरा है हमारा परंपरा। परंपरा को पहचान मिली थी जाति, धर्म, जनजाति आदि आरोपे अथवा आदि सहज गुणों से। आधुनिकता चुनाव, राजनीतिक दल आदि और जाति जैसी परंपरा के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करते हुए रजनी कोठारी तर्क देते हैं कि जाति और राजनीति के बीच अंतःक्रिया एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बदल डालती है। जाति इस प्रक्रिया में परंपरावादी अथवा रीतिबद्ध भूमिका अब और नहीं निभाया करती, अब वह धर्मनिरपेक्ष हो चुकी है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। माइनर विनर की बुक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में पब्लिश्ड राजनीतिक प्रक्रियाओं का सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश, राजनीतिक प्रक्रियाओं की कमोबेश पूर्ण परिभाषा और राज्य सरकार का कार्य प्रदर्शन है। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के अध्ययन अर्थात प्रमुख रूपांतरों में शामिल थे। सामाजिक विन्यास जाति, धर्म, भाषा आदि में है और आर्थिक दृष्टिकोण हम जानते हैं ग्रामीण शहरी विभाजन, राजनीतिक दलों के साथ की जाने वाली प्रक्रियाओं की कमोबेश पूर्ण परिभाषा, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी पर विशेष जोर के साथ हित समूह, नेतृत्व, प्रतिमान या सार्वजनिक नीति पर विवाद, सरकार के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन मुख्यतः वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के लिहाज से किया जाता था। इन विद्वानों ने इन रूपांतरों का प्रयोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किया था, लेकिन उनके विश्लेषण का सर्वमान्य ढांचा व्यवस्थित दृष्टिकोण ही रहा। इकबाल नारायण की बुक स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में विभिन्न राज्य संबंधी अध्ययन प्रकाशित किए गए थे। वह भी व्यवस्थित दृष्टिकोण में ही थे। राज्य राजनीति के संदर्भ में प्रमुख स्थान रखते थे। इस संदर्भ में शामिल थे इतिहास, राज्यों की राजनीतिक प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय आंदोलन में राज्यों की भूमिका, जातियां एवं धार्मिक संगठन, आर्थिक विकासों के स्तर पर शिक्षित मध्य वर्गों की भूमिका। इन निर्धारक तत्वों अथवा संदर्भ के स्तरों की भिन्नताएं राज्य राजनीति की भिन्नताओं को प्रकट हो सकती है। इन भिन्नताओं के बावजूद इन अध्ययनों में विश्लेषण का व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यवस्थित विश्लेषण ही है। अतः ये सारी भिन्नताएं राज्य राजनीति की भिन्नता को ही प्रकट करती है। व्यवस्थित दृष्टिकोण विभिन्न पहलुओं से आलोचना का शिकार हुआ है। इसकी सबसे कटु आलोचना मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा की गई है। उनका तर्क है कि व्यवस्थित दृष्टिकोण राजनीति में वर्ग की भूमिका को अनदेखा करते हैं। वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में इतिहास के महत्व का तलाशोधन करते हैं। वह राज्य को राजनीतिक व्यवस्था का दास बना देते हैं और उसका साम्राज्यवाद जैसी भारी ताकतों पर असर डालने के लिए देश के अंदर राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वह निश्चयपूर्वक कहते हैं कि व्यवस्थित दृष्टिकोण मूल रूप से
परिवर्तन विरोधी है और यह यथास्थितिवादी है। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति का विश्लेषण, उसका अध्ययन उत्पादन के वर्ग संबंधों अथवा सामाजिक संबंधों तथा उत्पादन के बलों के आधार पर ही करता है। वह राजनीति को वर्ग संबंधों के उदाहरण के रूप में लेता है। किसी भी समाज में राजनीति आर्थिक संबंधों द्वारा ही प्रभावित अथवा निर्धारित होती है। राज्य के साथ साथ राजनीतिक संस्थाएं वर्ग हितों का एक प्रतिनिधित्व करती है और एक वर्ग विभाजित समाज में उच्च अथवा सुसंपन्न वर्गों के हितों को ही देखते हैं। व्यवस्थित दृष्टिकोण से अलग मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक विकासशील देश में राजनीति को विकसित देशों के साम्राज्यवाद से जोड़ता है। साम्राज्यवाद विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शर्तबद्धताओं द्वारा विकासशील देशों में राजनीति को इफेक्ट करता है। इन शर्तबद्धताओं के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों के अंदर राज्य ऐसी नीतियां सोच के या बनाते हैं जो आम जनता को प्रतिकूल अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। इन नीतियों की जानिब लोगों की प्रतिक्रिया की शासक वर्गों के विरुद्ध संघर्ष का हिस्सा बनती है। व्यवस्थित विश्लेषण से भिन्न मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को इसके इतिहास से जोड़ता है। विकासशील देशों के अंदर राज्य ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे कि शासक वर्गों के विरुद्ध संघर्ष होता है। जैसे हमने रिसेंटली अभी किसान आंदोलन को देखा था, इसमें ऐसे कुछ लॉज बनाए गए थे जिसमें जो किसानों के हित में नहीं थे, इसीलिए वो प्रोटेस्ट में हुए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक व राजनीतिक वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रयोग किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इस प्रकार के प्रयोग को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रयोग व्यवस्थित विश्लेषण के मुकाबले अधिक अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी रहा है। इन भिन्नताओं के आलोक में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण, दूसरा है हमारा नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वर्ग की भूमिका। पहला है हमारा क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह राजनीति के संबंध में अर्थव्यवस्था की एक अति निर्णयकारी भूमिका का अनुसरण करता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था आधार होता है और राजनीतिक एक अधिरचना। द एडिथ ब्रूमियर ऑफ द ल्यू बोनापार्ट में आधार की निर्णयकारी भूमिका के संबंध में मार्क्स व एंजिल ने अपने शोध प्रबंध को संशोधित किया और उसके बाद ऐसा मानने लगे कि अधिसंरचनाएं या रचनाएं हमेशा ही आधार द्वारा निर्धारित नहीं होती। परवर्ती बाद में अपनी सापेक्ष स्वायत्तता रिलेटिव ऑटोनॉमी है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में यह आधार होता है जो अधिरचना को निर्धारित करता है। उसी प्रकार से राजनीति अपनी सापेक्ष स्वायत्तता रखती है। व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर राजनीति के अध्ययन के लिए किया गया है। क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण के द्वारा व्यवस्थित दृष्टिकोण की तरह क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर राजनीति के अध्ययन के लिए किया गया है। क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण के द्वारा किए गए आज़ादी के बाद के समय में संबंधित प्रमुख अखिल भारतीय स्तर के अध्ययनों में चार्ल्स बैथल हीम की इंडिया इंडिपेंडेंट तथा अचिन वनायक दी पेनफुल ट्रांजिशन इंडिया जब बुर्जुआ डेमोक्रेसी शामिल है। क्लासिकल मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रमुख प्रयास कृषि संबंधों व भूमि सुधारों तथा विभिन्न राज्यों में श्रमिक संघ आंदोलन का अध्ययन रहा है। गैर आर्थिक कारकों के मुकाबले आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व देने के लिए क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना भी की जाती है। क्लासिकल मार्क्सवादी उपागम के अनुयायी यह आरोप लगाते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्ग से राजनीति की अधिकार को स्वीकार करता है जो कि रिलेटिव है, लेकिन यह वर्ग ही है जो निर्णयकारी होता है। इसकी जगह व्यवस्थित दृष्टिकोण के अनुयायी जन है जो वर्ग की भूमिका की कीमत पर जाति और गैर आर्थिक कारकों की उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। वह मार्क्सवादी पहलू जो गैर आर्थिक कारकों, संस्कृति, राजनीति अथवा किसी अन्य विषय के विश्लेषण के प्रति चेतना पर उचित ध्यान देता है, वह नव मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है।
नव मार्क्सवाद में ग्रामसी, फ्रैंकफर्ट स्कूल तथा रॉल्फ मिलीवॉर्ड के प्रभाव के चलते जन्म लिया। ग्रामसीवादी प्रभाव स्पार्टन स्कूल में सबसे अधिक दिखाई देता है। रंजीत गुहा द्वारा प्रचलित स्पार्टन स्कूल आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधी अध्ययन में बहुत प्रसिद्ध है, परंतु स्पार्टन स्कूल द्वारा प्रयुक्त अंतर्दृष्टि और संकल्पनाएं व्यक्ति राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा समकालीन राजनीति के अध्ययन में प्रयोग की जाती है। स्पार्टन स्कूल का प्रयोग करने वाले विद्वानों का तर्क है कि जन साधारण अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित करता है और उसके बाद भर्रे अभिकरणों के प्रभाव से मुक्त रहकर फैसले करता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है, संबंध रखने वाले अल्यूसर, कोलोस्की, पोलोंजो आदि दार्शनिकों ने क्लासिकल मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर आधुनिकतावादी पोस्ट मॉडर्न दृष्टिकोण। भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे, जैसा हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, और इन परिवर्तनों का संकेत हमें भूमंडलीय लोकतंत्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जाति, धर्म और निर्जाति पर आधारित पहचानों और नए सामाजिक आंदोलनों से मिलता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, व्यवस्थितवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने इन परिवर्तनों पर अपने अध्ययन करें और विश्लेषण किए हैं, लेकिन कुछ विद्वान एक से अधिक दृष्टिकोणों को इस्तेमाल करते थे और उनसे विश्लेषण करते थे। लेकिन कुछ विद्वानों में यह समझ बढ़ी कि वह समय के साथ साथ राजनीति के नए नए दृष्टिकोण को इस्तेमाल करने लगे विश्लेषण के लिए। उसी का एक वैकल्पिक उदाहरण है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, जिसे हम पोस्ट मॉडर्न फ्रेमवर्क भी कहते हैं। लियोटार्ड जैसे दार्शनिकों की कृतियों से प्रेरित उत्तर आधुनिकतावाद अनेक विचारधाराओं के लिए विश्लेषण संबंधी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बन गया है। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के अनुयायी जन समाज में संकट काल के लिए विकास की आधुनिकतावादी युक्ति व उसके प्रतीक विचारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके अनुसार उत्तर आधुनिकतावादी युक्ति से लघुतर पहचानों, परंपरा और देशज विद्या पद्धति को स्वायत्तता प्रदान नहीं की है। जो विद्वान उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं, वो परंपराओं, सतत विकास और देशज ज्ञान में आधुनिकता का विकल्प ढूंढते हैं या उन्हें पाते हैं। आधुनिकता के विरोध के कारण गांधीवादी, समाजवादी और गैर पारंपरिक मार्क्सवादी, पर्यावरणविद आदि एक साझा मंच पर आए थे, और ऐसे आंदोलन आधुनिकता से मोहभंग व किसी विकल्प या ऑप्शन की तलाश को उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है। अब इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का प्रयोग पहचानों, उपद्रवों, सामाजिक आंदोलन के स्टडी के लिए होता है, और इनका प्रयोग विभिन्न विचारधाराओं के विद्वानों द्वारा भी किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, विश्लेषण की एक इकाई राष्ट्रीय, राज्य राजनीतिक व्यवस्था, दलीय प्रणाली, जातीय व्यवस्था आदि के रूप में किए जाने पर आधुनिकीकरण योजना का प्रभाव पड़ा है, जबकि व्यवहार में आधुनिकता की राजनीति किसी राजनीतिक इकाई के अवयवों को पर्याप्त स्वायत्तता नहीं देती। शास्त्रीय अध्ययनों में आधुनिकीकरण योजना अथवा आधुनिक का प्रभाव इन अवयवों की उपेक्षा में दिखाई देता है। विश्लेषण के इस प्रकार के दृष्टिकोण से अलग होने के लिए अनेक विद्वान उनकी स्वायत्तता को अस्वीकार करने के लिए इकाइयों के खंडों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी से एक पहलू जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, डिस्कोर्स। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार किसी विवरण की विषय वस्तु को टुकड़ों में तोड़कर अथवा उसकी व्याख्या करके समझा जा सकता है। उसे समझने का अच्छा तरीका उक्त विवरण का ज्ञान शक्ति व व्याख्यान रचना के लिए लिहाज से प्रासंगिकरण करना है। इसमें माइकल फूको द्वारा व्यापक रूप से सिद्धांतीकृत किए गए उदाहरण के लिए एक से अधिक पक्षों के बीच अगर विवाद की स्थिति में यह जानना मुश्किल होता है कि सच क्या है। विवाद में हर पक्ष अपने बयान को सही ठहराता है और तर्कसंगत रूप से यह पता लगाना कठिन होता है कि कौन सा बयान सच्चा है और सच है। इस प्रकार की स्थिति में यदि विवाद पक्षों व उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को विशिष्ट प्रसंग में रखा जाता है तो उसे समझना संभव हो जाता है। पॉल ब्रोस ने अपनी पुस्तकों द थेफ्ट ऑफ एन आइडल, टैक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव वायलेंस तथा प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में सामाजिक समूहों के बीच निर्जातीय दंगों के विश्लेषणार्थ एक दृष्टिकोण विकसित किया है। उनका तर्क है कि दंगों में वास्तविकता को समझना मुश्किल होता है। यह सिर्फ दंगों, संस्थाओं, व्यक्तियों, प्रक्रियाओं को उचित प्रसंग में रखकर ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है हमारा संघ निर्माण दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण आधुनिकीकरण दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है।
ताकि आत्मनिर्णय आंदोलन से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जा सके। जिस प्रकार देश की बाहरी सीमा पर स्थित राज्यों, खासकर उत्तर पूर्व भारत में स्वायत्त आंदोलन, विप्लव, प्रतीकतावादी आंदोलन तथा उनके कारण उठने वाले विवाद, इसको जम्मू कश्मीर, पंजाब या किसी अन्य राज्य में भी लागू किया जा सकता है जहां आत्मनिर्णय आंदोलन होते हैं। इस पहलू की सबसे सुस्पष्ट अभिव्यक्ति संजीव बरुआ की बुक इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ में पाई जाती है। इस पहलू के समर्थकों का कहना है कि संघवाद, आत्मनिर्णय आंदोलनों आदि की समस्याओं के अध्ययन के लिए आधुनिकरण दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य के गठन की ओर अभिनत है या बायस है। वे उन घटकों के दृष्टिकोण की उपेक्षा करते हैं जो राष्ट्र राज्य निर्माण के लिए सहायक है। राष्ट्र राज्य उनके अनुसार एक संरचना है। इस प्रकार का मनोगत दृश्य मुद्दों को परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वैधास्य अभिलाषापूर्ण नए सामाजिक बलों के बीच असंगति तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की समर्थता के लिए लिहाज से देखते हुए राज्यों की समस्याओं को टालता है। नीति निर्मातागण तथा देश में प्रभावी मत का प्रतिनिधित्व करते संविधानी राज्यों के पहलू को ध्यान में नहीं रखते हैं। वह छोटे राज्यों की ओर सौतेला और अक्खड़ व्यवहार अपनाते हैं। संजीव बरुआ का सुझाव है कि राष्ट्र राज्य के पहलू को हटा दिया जाना चाहिए ताकि असली संघ निर्माण दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य को अपनाया जा सके, जिससे उपराष्ट्रीयवाद तथा सर्व भारतीयवाद के संबंधों को मजबूती मिले। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। पटनम की बुक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविल ट्रेडिशन इन मॉडर्न, जो इटली में पब्लिश हुई थी, इसमें सामाजिक पूंजी जनजीवन में संघों के महत्व का अध्ययन करने के लिए ये एक लोकप्रिय संकल्पना बनी थी। सामाजिक पूंजी को सभ्य समाज व लोकतंत्र के अस्तित्व का सूचक माना जाता है या समझा जाता है। संघों से संबंधित टॉकविलवादी धारणा पर ध्यान खींचते हुए पटनम ने सभ्य समाज की धारणा को लोकप्रिय बनाया, इम्पोर्टेंट बनाया, जिसके सहज गुण, आस्था, साझा मूल्य, मानदंड तथा संघ सदस्यों के बीच संचार जाल बिछाना और नए सामाजिक आंदोलनों में सभ्य समाजों व अर्थात लोकतंत्र के अध्ययन के लिए उदय होने से इस दृष्टिकोण में या परिप्रेक्ष्य के महत्व में इजाफा हुआ था। विखंडित समाजों में सामाजिक पूंजी के अध्ययन के लिए इन विद्वानों ने इसे महत्व दिया। आशुतोष वार्ष्णेय अपनी बुक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया में कहते हैं कि भारत में 6 शहरों में निर्जातीय दंगों के अध्ययन के लिए सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण या फ्रेमवर्क का यूज़ किया गया है। उनका तर्क है कि निर्जातीय दंगे उन्हीं शहरों में होते हैं जहां लोग अपने बीच अच्छे संघीय संबंध नहीं रखते, और यह वहां नहीं होते जहां संघीय संबंधों का अभाव होता है या कमी होती है। वह 1 से लेकर 6 शहरों के युग्म का अध्ययन करने के लिए इस तर्क को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिनमें से 3 ने तो दंगों को देखा है, मगर बाकी 3 ने नहीं देखा। लेकिन इस प्रवृत्ति को लेकर अनेक अध्ययन, जिन्होंने कुछ राज्यों में राजनीति के अध्ययन के सामाजिक पूंजी के दृष्टिकोण को माना है। द्वैपायन भट्टाचार्य, नीरला जयाल, सुधा पई, विष्णु एन महापात्र द्वारा संपादित इंटीग्रेटिंग सोशल कैपिटल में यह पब्लिश है। इन अध्ययनों के लिए या इन स्टडी के लिए विद्वानों ने छिन्न भिन्न सामाजिक रूप में सामाजिक पूंजी के अस्तित्व के लिए यह संभावना तथा भारतीय राज्यों में लोकतंत्र से उसके संबंध के अध्ययन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है हमारा चुनाव अध्ययन के लिए। लोकतंत्र के लिए चुनावों को सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है और हमारा भारत भी लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि अब लोकतंत्र की महज न्यूनतमवादी धारणा का घोतक होते हुए इसके आलोचक कहते हैं कि सत्तावाचक लोकतंत्र से भिन्न सच्चे लोकतंत्र को अस्तित्व को हमेशा सिद्ध नहीं करते हैं। चुनाव भारत में अपने कार्यान्वयन और इसके इम्प्लीमेंटेशन के विभिन्न स्तरों, राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षणों में है। उनका महत्व 20वीं सदी के अंतिम दशक से ही भारत में बड़ी चुनाव बारंबारता के साथ और भी बढ़ गया है। चुनावों ने चुनावी राजनीति के अध्ययन के लिए विद्वानों, पत्रकारों व चुनाव विश्लेषकों के अवधान को विवादित बनाया है। खासकर राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर चुनाव में आम रुचि, जो मुख्यतः 60 के दशक में शुरू हुई थी और 90 के दशक में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। चुनावों के पहले और बाद में जनसमूह सर्वेक्षण एजेंसियां चुनाव विश्लेषक जन सर्वेक्षण कराते हैं ताकि जनता की जिज्ञासा तुरंत शांत कर सके, साथ ही भारत में लोकतंत्र के विश्लेषण आंकड़े उपलब्ध करा सकें।
इसको सर्वेक्षण अनुसंधान कहा जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान से विकासशील समाज अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज नई दिल्ली द्वारा किए गए प्रयास में जहाँ तक कि शास्त्रीय विश्लेषण के उपयोग के लिए उसके आंकड़ों का प्रयोग संबंध भी है। अति सावधानी पूर्वक चुने गए नमूनों पर किए गए चुनाव सर्वेक्षण मतदाताओं निर्वाचन क्षेत्रों की रूपरेखा पर आधारित आंकड़े जुटाते हैं और उनसे चुनाव परिणाम को जोड़ते हुए ताकि दलों लोकतंत्र आदि के कार्य प्रदर्शन का इवैल्यूएशन कर सके। क्या भारत और अधिक लोकतांत्रिक बन रहा है, ऐसे प्रश्नों के जवाब को ढूंढकर सामाजिक समूहों की बढ़ती भागीदारी के आलोक में इसको पाने का प्रयास किया जाता है। चुनावों के अध्ययन के बाद सर्वेक्षण अनुसंधान समयबद्ध होते हैं। वह चुनावों के पहले और बाद में कराए जाते हैं। यह नहीं बताते कि जब चुनाव नहीं होते तो क्या होता है। पॉल आर बॉस का तर्क है कि यदि सर्वेक्षण अनुसंधान पारिस्थितिकी विश्लेषण के साथ किया जाए तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का काफ़ी बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम हो सकते हैं। पारिस्थितिकी विश्लेषण का अर्थ होता है कि किसी देश या देश के भीतर या अंदर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़े जो प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण। यह आंकड़े आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की रूपरेखा विषयक हो सकते हैं। सह संबंध सहायक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विश्लेषण की मदद से विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ राजनीतिक दलों के चुनावी प्रदर्शनों को निश्चित किया जा सकता है। ब्रॉस ने द पॉलिटिजाइजेशन ऑफ प्रेजेंटी इन यूपी के अध्ययन हेतु के लिए पारिस्थितिकी विश्लेषण के साथ सर्वेक्षण आंकड़ों को जोड़कर प्रयोग किया है। इस यूनिट का निष्कर्ष है कि राजनीति के अध्ययन के लिए कुछ प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में कवर करे हैं। व्यवस्थित, मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी, उत्तर आधुनिकतावादी चुनावों के अध्ययन दृष्टिकोण आदि। व्यवस्थित दृष्टिकोण विश्लेषण की राजनीति इकाई को एक व्यवस्था बतौर लेता है। वो राजनीति व्यवस्था को एक तरह से समझता है। उनका तर्क है कि हर व्यवस्था में विभिन्न घटक होते हैं, हर घटक में जो एक दूसरे से संघर्ष और समझन करते रहते हैं। इस प्रक्रिया में व्यवस्था अपने आप को कायम रखती है, वह चुनौतियों एवं परिवेश को अपने अनुकूल बनाती है। दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि राजनीति समाज में वर्ग संबंधों का प्रकटीकरण होता है। राजनीति की प्रकृति किसी समाज में आर्थिक परिवादों की प्रकृति पर निर्भर होती है, लेकिन इन परिवर्तनों के समर्थक कहते हैं कि वह स्वीकार करते हैं कि राजनीति को प्रभावित करने में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है और इनके कारक, आर्थिक कारक भी बहुत ज़्यादा बड़े महत्व देते हैं। प्रवृत्ति की अपनी सापेक्ष स्वायत्तता भी होती है। इन परिवर्तनों के साथ मार्क्सवादी दृष्टिकोण को नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। यह दृष्टिकोण स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरों पर राजनीतिक विश्लेषण की इकाई के लिए ही खासकर नहीं है। यह किसी भी इकाई, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति के विभिन्न पहलू राज्यों में दिखाई देते हैं, लेकिन राज्य राजनीति को एक रूप प्रतिमान नहीं है। इस प्रसंग में यह दृष्टिकोण विशेष महत्व के हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इधर लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी इसकी, उसको वॉच करिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, PDF को डाउनलोड करिए और इस वीडियो में कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई फीडबैक देना है जो हम आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।